हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पर। क्लास 11 हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं स्टैटिक्स के, और चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि स्टैटिक्स कहता है कि मेरी शुरुआत ही यहीं से होती है, मैं काम ही तब करूंगा जब तुम संख्या के रूप में आंकड़े लेकर आओगे, क्योंकि सांख्यिकी का मतलब ही यही था कि संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि सांख्यिकी के लिए हम किन किन तरीकों से आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देना है वो ये कि आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत क्या है। उद्गम से, उद्गम मतलब जहां पे घटना घटित हुई है वहां से, तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। पहले से ही एकत्रित आंकड़े किसी के पास हैं उसे मांग के ले आओ तो वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। उसके बाद समग्र से, समग्र मतलब सभी लोगों से आंकड़े लोगे तो उसे जनगणना विधि कहते हैं, और कुछ चुनिंदा लोगों से आंकड़े लोगे तो उसे प्रतिदर्श विधि कहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको इस चैप्टर में यही समझना है कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है, जनगणना विधि क्या है और प्रतिदर्श विधि क्या है। तो इन्हीं चीजों पे इस चैप्टर में आपको मेनली काम करना है। आओ देखो जरा, सबसे पहली चीज कि भाई आंकड़े क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आंकड़ों का साफ मतलब संख्यात्मक रूप में सूचना। देखो, आंकड़े ऐसे संख्यात्मक तथ्य हैं जो सूचना प्रदान करके समस्याओं को समझने व निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं। सुन गए सभी लोग, क्या होता है आंकड़े? किसी भी समस्या पर संख्या के रूप में सूचना ले आओ तो इसे आंकड़े कहते हैं। जैसे गरीबी एक समस्या है और इसके ऊपर आप संख्या के रूप में सूचना ले आओ कि भारत में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए, तो ये सब क्या है? आंकड़े हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, आप इसे देख लेना, स्क्रीनशॉट करते जाना, क्लास स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चों। चलो अगली चीज देखो क्या है हमारे पास कि भाई आंकड़ों के स्रोत कितने होते हैं। तो आंकड़ों के मुख्यतः दो स्रोत हैं। जब आप जाओगे डेटा लाने तो देखो मैं आपको बता दूं, जब आंकड़े लाने जाओगे तो एक तो संस्था के अंदर से ला सकते हो आप। संस्था के अंदर से अगर आंकड़े लोगे तो उसे कहते हैं आंतरिक आंकड़े, और संस्था के बाहर से अगर आंकड़े लेके आओगे तो उसे कहते हैं बाहरी आंकड़े। ठीक है, समझ गए मेरी बात? एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो मैं कोई सर्वे करवा रहा हूं और मैं अपने संस्था के अंदर, अपने ट्यूशन के अंदर से बच्चों से आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूं, वो क्या है? आंतरिक स्रोत है। और संस्था से बाहर जाता हूं तो वो क्या है? द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है कि आंकड़ों के दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? वो आंकड़े जो अनुसंधान की क्रिया में प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किया जा रहा है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। वो आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित ना करके किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है, उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। देखो बच्चे, इससे पहले कि मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा और डीप में जाऊं, मैं आपको एक तीन लोगों को मिलवाना चाहूंगा, तीन लोगों की पहचान करवाना चाहूंगा। पहला, अनुसंधानकर्ता। याद रखें, वह व्यक्ति जो प्रमुख है, जो मेन बंदा है, जो सर्वे करवा रहा है, जरूर याद रखें। दूसरा, गणक। गणक कौन है? अनुसंधानकर्ता की मदद करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब गणक हैं। ठीक है, और तीसरा, सूचना प्रदानकर्ता। सूचना प्रदानकर्ता कौन है? वो लोग जिनसे आप आंकड़े मांगोगे। उदाहरण के लिए, मैं एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर चलाता हूं और मैंने ये प्लान किया कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे 95 प्लस स्कोर कर चुके हैं उन सबको हम स्कॉलरशिप देंगे 10th क्लास में। ठीक है, तो चलो जी, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे आंकड़े चाहिए भाई, 10th क्लास में किस किसने 95 प्लस परसेंटेज किया, उनका रिजल्ट चाहिए मुझे। तो मैं सर्वे करवाना चाहता हूं, मैं अनुसंधान करता हो गया, इन्वेस्टिगेटर। अच्छा जी, अब मान लो बहुत सारे लोगों से सूचना चाहिए मुझे, अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास जो 10 टीचर हैं उन लोगों को मैंने बोला कि सर प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कर दो इस सर्वे में। तो वो कौन बन गए? मेरे गणक बन गए, गणक, एनुमिनेटर। ठीक है, और जितने बच्चों से मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा वो सारे बच्चे क्या बन गए हमारे? क्या बन गए बताओ? सूचना प्रदानकर्ता। अब देख लो, अगर अनुसंधानकर्ता या गणक पहली बार जाके कोई आंकड़े इकट्ठा करवा रहे हैं, मतलब वैसे आंकड़े किसी के पास होंगे भी तो हमने मांगा नहीं, हम अपने आंकड़े इकट्ठा करवा रहे हैं, तो वो है प्राथमिक आंकड़े। समझ गए? और अगर किसी और संस्था या व्यक्ति के पास पहले से ही आंकड़े रखे हुए हैं और हम उससे मांग के लेके आ गए, तो वो कौन से आंकड़े हैं बच्चों? द्वितीयक आंकड़े। उदाहरण के लिए, अगर मैं क्या करता हूं,
अगर मैं ये करता हूं कि भाई मान लो कि एक एक बच्चे के पास जाता हूं, मैं खुद अनुसंधान करता, या फिर मैं अपने गणकों को भेजता हूं और उन बच्चों से आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि भाई बता 10th में तेरा कितना % मार्क्स आया है, ये हम पूछते हैं, तो वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं। और मान लो सीधा मैं हर स्कूल में पहुंच जाता हूं, मेरे एरिया के आसपास जो स्कूल्स हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं और प्रिंसिपल सर से मिलता हूं और उनसे सीधा रिजल्ट ले आता। तो ये क्या है, ये है द्वितीयक आंकड़े, कि भाई किसी संस्था ने पहले से इकट्ठा कर रखा है, आप वहां से मांग के ले आए तो द्वितीयक, और आप सीधा व्यक्ति से मिलके मांग के लाए हो तो प्राथमिक। बताओ ठीक हो सभी लोग। देखो क्या है, उदाहरण के लिए प्रत्येक इस वर्ष के बाद की जाने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार के लिए प्राथमिक आंकड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं, हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, तो कह रहे मान लो उदाहरण के लिए सरकार ने जनगणना से जो आंकड़े इकट्ठा किए वो उदाहरण किसका है, प्राथमिक आंकड़ों का। द्वितीयक के बारे में देखो क्या लिखा है, उदाहरण के लिए स्कूल परिणाम विश्लेषण से संबंधित आंकड़े एक वेबसाइट से प्राप्त करना। ठीक है, मान लो कि कोई वेबसाइट है जहां पे क्लास 10th का सारा रिजल्ट डला हुआ है, तो वहां से अगर हम डेटा ले आते हैं तो वो क्या है, वो है द्वितीयक आंकड़े। बताओ ठीक हो आप, ठीक हो सभी लोग, आ जाओ। चलो जी, प्राथमिक के कई सारे टाइप है, द्वितीयक के कई सारे टाइप है, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम सबको एक एक करके। आओ पहुंचो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर का वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट कर ले, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप, ठीक है, कर लिया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। क्या है ये क्वेश्चन जरा समझें, पढ़ लीजिएगा आप इसे, मैं आपको समझा देता हूं प्रॉपर क्या है, जरा क्वेश्चन समझो। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है। बहुत सिंपल, प्राथमिक आंकड़े वो हैं जिसे अनुसंधानकर्ता या गणक खुद इकट्ठा करके लाया। द्वितीयक आंकड़े वो हैं जो पहले से ही एकत्रित थे, आप कहीं से मांग के ले आए, किसी से मांग के ले आए। ठीक है, देखो बेटा, प्राथमिक आंकड़े अधिक मौलिक होते हैं, मौलिक मतलब ओरिजिनल होते हैं, कोई मिलावट उसमें नहीं होती क्योंकि आपने खुद अपने लिए इकट्ठा करवाया है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो किसी और ने इकट्ठा किया था, तो हो सकता है कि उसमें कुछ मिलावट हो, कुछ बातें ऐसी हो जो अननेसेसरी हो, जो उस बंदे ने सामने से उसमें डाल दी हो। तो याद रखें, प्राथमिक आंकड़े अधिक मौलिक होते हैं, ज्यादा ओरिजिनल होते हैं, और द्वितीयक आंकड़े कम मौलिक होते हैं। एक डेफिनेशन याद रखो अंतर में कि क्या है प्राथमिक, क्या है द्वितीयक। दूसरा, प्राथमिक अधिक मौलिक है, द्वितीयक कम मौलिक है। तीसरा, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में खर्चा ज्यादा आएगा क्योंकि आप इकट्ठा करवा रहे हो एक एक बंदे से मिलके, ठीक है, मतलब खर्चीली विधि है। लेकिन वहीं पे द्वितीयक आंकड़े जो है वो खर्चीली विधि नहीं है बेटा, आंकड़ों को इकट्ठा करने की एक सस्ती विधि है द्वितीयक आंकड़े, आप याद रखना। तीसरी चीज, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में आपको अधिक समय लगेगा और द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों में क्या है, आप इकट्ठा करवा रहे हो, द्वितीयक में क्या है, पहले से ही किया हुआ है। बोलो ठीक हो। अगली बात, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उस पे विश्वसनीयता ज्यादा होती है, हमारा भरोसा प्राथमिक आंकड़े पे ज्यादा होता है और द्वितीयक आंकड़ों में कम भरोसा होता है क्योंकि अपने आंकड़े नहीं है। आखिरी बात, प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं मेरे बच्चे, उसको यूज करने के टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई विशेष सावधानी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि आपके अपने आंकड़े हैं। लेकिन द्वितीयक आंकड़े ये आपके अपने आंकड़े नहीं है, तो इसलिए इसका उपयोग करते हुए आपको सावधानी के साथ उपयोग करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे तुमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रखा है, बट मैंने आपको डिफरेंस की फॉर्म में बता दिया, अंतर, मीनिंग सबको मीनिंग पता है। दूसरा, मौलिकता, प्राथमिक अधिक मौलिक, द्वितीयक कम मौलिक। तीसरा, खर्चीला, प्राथमिक अधिक खर्चीला, द्वितीयक कम खर्चीला। अगला क्या था आपका, और इसके बाद आपका अगला क्या था कि भाई जो है समय किस में लगेगा, प्राथमिक में ज्यादा और द्वितीयक में कम लगेगा। फिर अगला पॉइंट क्या था आपका समय के बाद कि भाई ज्यादा भरोसा किस पे होता है, तो प्राथमिक विधि पे ज्यादा भरोसा है और द्वितीयक पे कम। और उसके अलावा प्राथमिक को उपयोग करने के समय कोई सावधानी नहीं रखनी और द्वितीयक को उपयोग करने के समय थोड़ा सावधान होकर उपयोग करना है। ठीक है, तो ये आप जरूर लिख लेना इस आंसर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। चलिए इसको पढ़ते हुए लिख लेना, आप समझ जाओगे। आगे बढ़ो भैया, प्राथमिक के अंदर जब प्राथमिक विधि से आप आंकड़े लेने जाते हो तो उसके अंदर कई सारी विधियां हैं। प्राथमिक और द्वितीयक दो थे ना, देखो अपने आप को साफ रखो। आंकड़ों का संग्रहण करने जाओगे तो संस्था के अंदर से कर सकते हो, संस्था के बाहर से कर सकते हो। अंदर से करोगे आंतरिक, बाहर से करोगे बाहरी। बाहरी स्रोत से जब जाओगे तो प्राथमिक है और द्वितीयक है, क्या है पता चल गया। और जो प्राथमिक आंकड़े हैं उसके अंदर कई सारी विधियां हैं। सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि,
वेरी सिंपल। जब अनुसंधानकर्ता खुद, अनुसंधानकर्ता मेन बंदा, या एनुमिनेटर गणक, अनुसंधानकर्ता का मदद करने वाला व्यक्ति अनुसंधान के क्षेत्र में पहुंचेंगे। अनुसंधान का क्षेत्र मतलब जहां से आपको आंकड़े चाहिए वहां पहुंचेंगे और वहां पे ईच एंड एवरी पर्सन से या कुछ भी सेलेक्टिव लोगों से मिलेंगे। जो मेन अफेक्टेड व्यक्ति है, जो मेन प्रभावित व्यक्ति है, उससे मिलेंगे और सीधा उससे सूचना एकत्रित करेंगे। तो ये है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। उदाहरण के लिए देखो, एक्स नाम का एक बंदा है जो बाइक से जा रहा था, वाई नाम के एक बंदे ने इसको टक्कर मारी, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। भाई एक्स का एक्सीडेंट हो गया, वाई ने कर दिया। यहाँ पे ए नाम का एक बंदा जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके पास कॉल गई, उसको वो बंदा आया, इंस्पेक्टर ए आया और सीधा मिलके एक्स से पूछ रहा है कि भाई एक्स बता कैसे हुआ, क्या हुआ, तुझे कैसे चोट लगी, ठीक है, किसकी गलती थी वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभावित व्यक्ति कौन है, एक्स एंड वाई, यही दोनों है ना। एक्स को चोट लगी है, वाई ने मारा है, ठीक है, और केस किसके पास गया, मिस्टर ए के पास, जो अनुसंधान करता है। ए खुद आएगा या अपने जो इसके गणक है, मान लो इसका एक सब इंस्पेक्टर है जेड, उसको लेके आया, तो खुद या फिर अपने गणक को लाएगा और अनुसंधान के क्षेत्र में जो व्यक्ति है जिसके साथ घटना घटित हुई है, सीधा उससे पूछताछ करेगा। तो ये क्या है, आपका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आज आप छुट्टी पे हो, आज आप ट्यूशन क्लास नहीं आए। अब नहीं आए तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप आए क्यों नहीं। मैं खुद आपके यहाँ पे पहुंच गया या आपने किसी टीचर को भेज दिया कि भाई जाओ और देख के आओ कि ये राम हमारा एक स्टूडेंट है, वो आया क्यों नहीं है, जाओ देख के आओ राम क्यों नहीं आया। और जैसे ही हम पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, राम सामने से आया। राम कहता है सर आज इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आज बुखार था। अब मेरी बात समझिए आप, प्रभावित व्यक्ति कौन है, राम। अनुसंधान करता या गणक खुद पहुंचे, सीधा प्रभावित व्यक्ति से मिले और सूचना लेके आ गए। तो ये क्या है, ये है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है इसमें। एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर, अनुसंधानकर्ता स्वयं जाएगा या अपने गणक को भेज देगा, सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े एकत्रित करता है। ठीक है जी, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल तो मैं कई सारे दे चुका हूं। अब देखिए इस विधि के प्रमुख गुण क्या हैं, क्या अच्छी बातें हैं। पहली अच्छी बात, मौलिक आंकड़े मिलेंगे। मौलिक मतलब ओरिजिनल, क्योंकि आप मिले किससे हो पता है ना आपको, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति, जो मेन बंदा है जिसके साथ घटना घटित हुई है, उससे मिले हो तो आंकड़े मौलिक मिलेंगे। शुद्धता की कोई कमी नहीं होगी, एक्यूरेट आंकड़े मिलेंगे, विश्वसनीय भरोसे लायक आंकड़े मिलेंगे क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं पूछा, और लोचशील होगा। लोचशील मतलब अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अपने किसी भी प्रश्न को उसी समय आप बदल सकते हो, क्योंकि आप हो कौन, आप या तो अनुसंधान करता हो या गणक हो, और सामने वाला व्यक्ति कौन है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति, कोई तीसरी पार्टी तो है नहीं। तो इसलिए आप जब चाहे तब अपने प्रश्न को बदल सकते हो, तो इसलिए बोला गया कि लोचशील होता है। देख लीजिए बच्चों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि एक ऐसी विधि जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाता है और प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति से आंकड़े लाता है। और विधि की अच्छी बात क्या है, मौलिक आंकड़े मिलेंगे, शुद्ध आंकड़े मिलेंगे, भरोसे के लायक मिलेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर आप परिवर्तन कर सकते हो अपने प्रश्न में। स्क्रीनशॉट कर लो। आओ देखो इस विधि के प्रमुख अवगुण क्या है, कमियां क्या क्या रखी है हमने इस विधि में। पहली कमी क्या है, देखो जरा क्या लिखा है, सीमित क्षेत्र। भैया बड़े एरिया में अगर आप एक एक बंदे से मिलने गए तो आप गए, तो सीमित क्षेत्र में ये तरीका सीमित क्षेत्र में लगाना चाहिए। पक्षपात होने की संभावना है क्योंकि मिलने गया कौन गया है, अनुसंधान करता या गणक गया है, किससे मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति से मिल रहा है। और जब व्यक्ति से मिलता है तो हो सकता है कि बातचीत में कोई भेदभाव हो जाए। सपोज जब आप ए से मिले तो आपने अलग बिहेव किया, लेकिन जब बी से मिले तो आपने एक अलग बिहेव कर दिया है ना, हो सकता है ना ऐसा। जब व्यक्तियों से मिलोगे अलग अलग व्यक्ति से तो पक्षपात हो सकता है। अभी आपने देखा ना, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है जब पहुंचे चाइना, तो क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ, पुतिन से इतने अच्छे तरीके से मिल रहे थे, और पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री को देखा तो ऐसे इग्नोर मारा जैसे हम जानते भी नहीं, ठीक है, कौन है पाकिस्तान हमें पता भी नहीं। तो यहाँ पे क्या किया
हमने उसको उसके कर्मों की सजा दी, मतलब उसके साथ हमने पक्षपात किया। ठीक है, चलो देखो क्या पक्षपात मतलब क्या, किसी के साथ अच्छा बिहेव करना और किसी के साथ खराब बिहेव कर लेना। तो देख लीजिए कि अवगुण क्या है, छोटे एरिया में लगाएंगे, इस विधि में पक्षपात की संभावना है। और सबसे बड़ा अवगुण कि भैया खर्चीली विधि है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से आपको मिलने जाना है, और जब मिलने जाना है तो फिर खर्चा आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। चलिए पहली विधि हो गई, दूसरी पे चलिए। देखिए दूसरी में क्या सीन है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। बिल्कुल वही एग्जाम्पल, ये देखो एक्स स्कूटी से या बाइक से जा रहा था, वाई ने उसको टक्कर मार दी, एक्स को चोट ज्यादा लगी है, और ये सब होते हुए देखा, मान लो एक बंदा है बी, उसने ये सब होते हुए देखा है, ठीक है, और उसने ही पुलिस को कॉल किया, पुलिस वाला आया, इंस्पेक्टर मिस्टर ए है, ए आया और अब वो पूछताछ कर रहा है किससे, बी से। अब मेरी बात समझो, घटना जो घटित हुई है वो किसके साथ हुई है, एक्स और वाई के साथ, लेकिन पूछताछ किससे हो रही है, बी से। तो इस विधि को कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। ठीक है, ये विधि तब लगाते हैं जब किसी वजह से प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले मौखिक व्यक्ति से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। देखो बच्चे, क्या था, एक्स और वाई का तो प्रत्यक्ष संबंध था, क्योंकि एक्स को टक्कर वाई ने मारी थी, लेकिन ये सब देखा किसने था, बी ने। तो बी का संबंध कैसा था, अप्रत्यक्ष, बी बस देख रहा था, बी के साथ कुछ घटना घटित नहीं हुई है। और अब जब अनुसंधान करता आया तो पूछताछ बी से चल रही है, क्योंकि एक्स है नहीं मान लो वहां पे, तो इसलिए जो हम इसको नाम क्या देते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। देखिए भैया क्या क्या गुण है इस विधि के, पहला विस्तृत क्षेत्र, बड़े एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस मेथड से निकल जाएगा, क्योंकि एक एक बंदे से मिलना नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से जिसने सब कुछ देखा है या जो सब कुछ जानता है उससे आप पूछोगे तो बड़े एरिया के बारे में वो बहुत सारे लोगों के बारे में एक बंदा बता देगा। कम खर्चीली विधि, क्योंकि हर बंदे से मिलना नहीं तो ज्यादा समय और ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। विशेषज्ञों की समझी, और ये क्या है, विशेषज्ञों की समझी का क्या मतलब है, विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट, है ना। तो आप एक ऐसे बंदे से पूछ रहे हो जो उस चीज को बहुत पास से देख के आया है, जो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, तो इसलिए बोला गया विशेषज्ञों की समझी। और सरलता, एक सरल विधि है, एक सरल विधि है। उस वाली विधि में आपको क्या करना होगा, प्रत्यक्ष व्यक्ति को ढूंढना होगा। इस वाली विधि में क्या है, कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अप्रत्यक्ष व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित कर लेंगे। बताओ ठीक हो, क्या मेथड चल गया पता। चलिए अवगुण की तरफ चलिए, इस विधि की अवगुण क्या है, कमियां क्या है इस मेथड में, तीन कमी है भाई। पहली कमी क्या है, देखो जरा, शुद्धता की कमी होती है। किससे पूछा आपने, थर्ड पार्टी से, और वो उतना तो नहीं जानता होगा जितना कौन जानता था, प्रत्यक्ष व्यक्ति। तो शुद्धता की कमी, पक्षपात होने की संभावना होती है। कैसे पक्षपात, जैसे मान लो एक्स को टक्कर वाई ने मारी थी, ठीक है ना, और एक्स को चोट बहुत ज्यादा लगी थी, और ये सब कुछ किसने देखा, ये सब कुछ बी ने देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बी है वो वाई का फ्रेंड है, और अब पुलिस वाले बी से पूछताछ कर रहे हैं, तो बी क्या कर रहा है, गलती सारी वाई की थी, लेकिन बी किसकी गलतियां गिनवा रहा है, एक्स की। समझ गए मेरी बात। तो जब आप थर्ड पार्टी के पास जाओगे तो यही होगा, हो सकता है कि वो क्या कर जाए, पक्षपात कर जाए। उसके अलावा गलत परिणाम, अरे सिंपल बात, अगर पक्षपात हो गया तो आंकड़े जो मिले वो अशुद्ध है, और अशुद्ध आंकड़ों से जो परिणाम आएगा वो भी क्या आएगा, अशुद्ध आएगा, गलत आएगा। ठीक है, चलिए अवगुण के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली और अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रहण करना। ये प्रश्नावली क्या है भाई, प्रश्नावली का मतलब है क्वेश्चनरी, और उसी को एक और नाम अनुसूची या शेड्यूल बोलते हैं। देखो कई बार क्या होता है, अनुसंधान करता हर जगह जब नहीं पहुंच पाता तो वो क्या करता है, अपना जो अनुसंधान का उद्देश्य है उसको सोचते हुए एक प्रश्न पत्र बना देता है। सपोज आपको कोरोना के ऊपर सर्वे करना है तो आपने एक प्रश्न पत्र बना दिया, आपका नाम, आपकी एज, आपको बुखार तो नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने वैक्सीनेशन करवाया या नहीं करवाया, आपको पहले कभी कोरोना हुआ तो नहीं था, आपके परिवार में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ था। इन ऐसी बातें आपने एक प्रश्न पत्र में लिख दी, इसको बोलेंगे प्रश्नावली। किसने बनाया ये प्रश्नावली, अनुसंधानकर्ता ने बनाया।
अब इस प्रश्नावली को या इस अनुसूची को जब अनुसंधानकर्ता भेजेगा, किसके पास भेजेगा? सूचना देने वाले व्यक्ति के पास, तो उसके पास दो तरीके हैं। पहला, इसको डाक द्वारा, मेल द्वारा भेज दिया जाए तो उस विधि को कहते हैं डाक प्रश्नावली विधि। और दूसरा, डाक द्वारा ना भेजो, अपने गणकों को बुलाओ। गणक कौन थे याद है ना? सहायक, जो सहायता करेंगे आपकी। अपने गणकों को बुलाओ और उनको बोलो कि भैया गणक, ये ले प्रश्नावली की फोटोकॉपी और जा अनुसंधान के क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से मिलियो, उन्हें प्रश्न पत्र दियो मत, इसमें जो प्रश्न लिखे ये उससे पूछियो, वो जवाब देगा, भर के तू वापस लेके आ जाइयो। तो ये है आपका प्रश्नावली या अनुसूची विधि। देखिए आप दोबारा समझे, आप प्रश्नावली या अनुसूची विधि के माध्यम से सूचना, इसमें क्या होता है? अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को सोचते हुए एक प्रश्न पत्र बनाता है। अगर वो प्रश्न पत्र डाक द्वारा भेज दिया जाएगा सूचना देने वाले व्यक्ति को, तो डाक प्रश्नावली विधि, डाक मतलब मेल द्वारा, व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो, ठीक है। और अगर अनुसंधानकर्ता किसको बुलाएगा? गणक को, अपने सहायक लोगों को, उनको ये अनुसूची दे देगा और कहेगा जाओ भर भर के लेके आओ एरिया से, तो वो डाक विधि है, गणक विधि है वो। देखो क्या लिखा है, समझ में आ गया ना? उम्मीद है समझ में आ गया। मैं पढ़ रहा हूं सीधा, ठीक है। अगर कुछ कहीं पे रह जाए तो मुझे बता देना। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है। लो जी, हो गया, प्रश्नावली तैयार हो गई, क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। इस प्रश्नावली के माध्यम से दो प्रकार से सूचना एकत्रित की जा सकती है, डाक विधि और गणक विधि, ठीक है। करते रहो स्क्रीनशॉट। लो भाई, क्या है डाक विधि? देखो, मैं तो आपको पहले ही बता चुका क्या है डाक विधि, पढ़ लो। इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्ति के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जांच के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है तथा सूचना देने वाले को विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा भेजी गई सूचना को गुप्त रखेंगे। याद रखें, जब प्रश्नावली भेजी जाएगी तो एक लेटर और लगाया जाएगा, उसमें दो बातें लिखी जाएंगी, उसको कहते हैं कवरिंग लेटर, ठीक है, सहायक पत्र। दो बातें होती है उसमें, एक बात कि हम आंकड़े क्यों मांग रहे हैं, और दूसरी बात कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, आपके जो ये सूचना है ये हम किसी को लीक नहीं करेंगे। चलो, अच्छी बात क्या है इस मेथड की? खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ा। मौलिक होगा। क्यों मौलिक? क्यों होगा? सामने वाले ने जो भरा करेक्ट वही इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, कोई बीच में कुछ इसमें मिक्स नहीं कर पाएगा, तो बिल्कुल ओरिजिनल आंकड़े मिलेंगे। और विस्तृत क्षेत्र, बड़ा एरिया कवर कर लोगे एक बार में, जहां जहां तक मन करे वहां वहां तक आप मेल कर देना। कर लो स्क्रीनशॉट इस मेथड का डेफिनेशन और गुण क्या है इस मेथड में, ठीक है। चले बढ़े आगे। आगे क्या है देखे, इस मेथड में अवगुण क्या क्या है, कमियां क्या क्या है इस मेथड की। पहली कमी, शुद्धता की कमी, एक्यूरेसी नहीं होगी। जिसके पास प्रश्न पत्र गया, ठीक है, उसका जो मन कर रहा है वो भर के वो आपको दे रहा है, शुद्धता, आपको शुद्ध आंकड़े नहीं दे रहा, गलत सलत बातें भर के दे रहा है। सीमित उपयोग, बेटा प्रश्न पत्र आप ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते हो, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। एक बार प्रश्न पत्र आपने भेज दिया, मान लो उसके बाद आपके मन में कोई और प्रश्न आया कि यार ये पूछना तो रह ही गया, तो भैया वो रह गया, फिर वो सूचना आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद उदासीनता, उदासीनता का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब लोग प्रश्न पत्र को भरने में अपना स्वाद नहीं दिखाते हैं, लोग कहते हैं मैं क्यों सूचना दूं। मेरी बात समझो, अगर मैं सर्वे करने आता हूं आपके सामने मैं आता हूं और एक फॉर्म लेके आता हूं और मैं कहता हूं बेटा मुझे ये कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जरा बता दो, तो आप शर्मा शर्मी की यार भैया आए हैं, सर आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो बता देते हैं सर को, आप इंफॉर्मेशन दे दोगे। लेकिन अगर मैं खुद नहीं आता हूं, आपके पास एक मेल भेज देता हूं, एक चिट्ठी भेज देता हूं कि बेटा ये कुछ प्रश्न के जवाब है, दे दो, तो आप कहोगे अरे सर छोड़ो ना यार, कौन इतना टाइम पास करेगा, ठीक है, आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी है। तो उदासीनता होती है किस वाली विधि में? प्रश्नावली विधि में। अनुसंधान का जो सूचना प्रदान करता है वो सूचना देने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ये तीन कमियां हैं इस मेथड की, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़िए। गणक विधि, बात हो गई हमारी। क्या होगा इसमें? प्रश्न पत्र लेके अनुसंधानकर्ता गणक को भेजेगा। उसमें क्या था? डाक द्वारा भेज दिया, अब खुद जाएगा गणक। इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है और इस प्रश्नावली को लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति के पास जनक नहीं है बेटा, गणक है। गणक स्वयं जाता है। गणक कौन है पता है ना आपको? गणक जो सूचना एकत्रित करेगा वो गणक स्वयं जाएगा। ये जनक गलत लिखा है, गणक स्वयं जाएगा। बोलो ठीक हो? चलो, उसके बाद इस विधि की खास बात क्या है? व्यक्तिगत संपर्क।
गणक मिल के आया है, एनुमिनेटर मिल के आया है, तो पर्सनल टच बन पाएगा। अब मेल वाले में क्या था, आपने पेपर भेज दिया तो कोई पर्सनल टच नहीं, शुद्धता, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैंने कहा था ना कि शर्मा शर्मी वो बंदा सही सही बातें बताएगा। विस्तृत क्षेत्र, ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है बट आप लिख देना, विस्तृत क्षेत्र कवर हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, बाकी मेथड की तुलना में बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, लेकिन मेलिंग से कम होगा, डाक वाले से कम होगा, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डाक वाले से कम विस्तृत है, लेकिन बाकियों से तो ज्यादा है ना, इसलिए लिख दिया हमने विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, गणक विधि के प्रमुख अवगुण क्या है, कमियां क्या है? खर्चीली विधि है, खर्चा तो किलो के भाव आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे गणक, एनुमिनेटर, हेल्पर रखने पड़ेंगे जो सूचना लेने जाएंगे, तो खर्चीली विधि है। गणकों की उपलब्धता बहुत मुश्किल हो जाती है, बड़ी मुश्किल से आपको एनुमिनेटर मिलेंगे, क्योंकि किसी को भी तो भेजोगे नहीं, बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बोलने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, उस एरिया के लोगों को जानता हो, वहां के रास्ते जानता हो, ऐसा बंदा आपको चाहिए। तो ऐसा गणक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अधिक समय लगेगा। डाक विधि में कम समय लगता है, आपने क्वेश्चन पेपर मेल कर दिया, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा बच्चे। चलिए, है चलो देखो क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि भाई अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होते हैं। जब आप मतलब अनुसंधान करता जब एक प्रश्न पत्र बनाएगा, तो उस प्रश्न पत्र में क्या क्या खास बात होनी चाहिए, वही खास बातें जो आप उम्मीद करते हो कि आपके क्वेश्चन पेपर में हो। पहला, प्रश्नों की संख्या ज्यादा ना हो, कम प्रश्न होने चाहिए, तभी सूचना देने वाला व्यक्ति उसको भरेगा। दूसरा, आसान प्रश्न होने चाहिए। तीसरा, प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए, जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए। अनुचित प्रश्न, मीनिंगलेस क्वेश्चन और उल्टे पुल्टे क्वेश्चन नहीं पूछने। मतभेद रहित प्रश्न होना चाहिए, कोई ऐसा प्रश्न उसमें ना हो जिससे झगड़ा हो सकता है, जैसे हिंदू मुसलमान के ऊपर, भगवान के ऊपर, ऐसे कोई प्रश्न ना पूछें। उसके बाद गणना का ना करनी पड़े। ठीक है, गणना मतलब कैलकुलेशन, कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो मैथ से रिलेटेड हो, क्योंकि क्या पता जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसके पास उसे मैथ्स ना आती हो, है ना। तो ध्यान रखना कि गणना वाले प्रश्न ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देना। पूर्व परीक्षण करना है, एक बारी प्रश्नावली बनाने के बाद अनुसंधानकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि एक बारी प्रश्नावली को चेक कर ले। दिशा निर्देश देने हैं, आपको दिशा दिखानी है कि कैसे, कौन से प्रश्न पत्र को कैसे भरना है। ठीक है, उसके बाद सत्यता की जांच, आपको कुछ प्रश्न ऐसे डालने जो क्रॉस वेरीफाइड हो जाए। जैसे आपने एक डाल दिया एज का कॉलम कि आपकी उम्र कितनी है, और एक आपने डाल दिया मैरिड या अनमैरिड, आप शादीशुदा हो या नहीं हो। अब एक बंदा लिख रहा है एज तो मेरी 15 साल है, और वो टिक कर रहा है कि भाई मैं तो मैरिड हूं, मेरी शादी हो गई है, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि वो बंदा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके प्रश्न पत्र में सारी सूचना गलत होगी। तो ऐसे एक दो प्रश्न होने चाहिए कि सत्यता की जांच हो जाए। और हाँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि भैया भरने के बाद प्रश्न पत्र रख मत लियो, हमें वापस क्या कर दियो, हमें वापस भेज दियो। बताओ ठीक हो। अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए? कम प्रश्न, सरल प्रश्न, जो है प्रश्नों का क्रम उचित हो, सीक्वेंस सही हो, उसके अलावा उल्टे पुल्टे क्वेश्चन नहीं पूछने, लड़ाई झगड़े वाले क्वेश्चन नहीं पूछने, मैथ्स वाला कोई क्वेश्चन ना हो, प्री टेस्टिंग एक बार खुद भर के देख लो, दिशा निर्देश, दिशा दिखा दो कि कैसे भरना है, सत्यता की जांच करनी है, और प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना भी करनी है कि भाई साहब हमारी प्रश्नावली लौटा देना। ठीक है, आ जाओ बच्चों, द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े याद है ना, प्राथमिक और द्वितीयक दो हैं। अच्छा बच्चे, इनके अलावा ना, वो जो चार आपने पढ़े उनके अलावा दो और थे। एक तो था टेलीफोनिक मेथड, तो मैंने छोड़ दिया उधर। टेलीफोनिक में क्या होता है, पेपर में नहीं आता इसलिए हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। टेलीफोनिक क्या होता है, इसमें अनुसंधान करता सूचना देने वाले व्यक्ति को फोन करता है और फोन पे सूचना एकत्रित करता है, याद रखना। और एक होता है स्थानीय संवाददाता विधि। इसमें क्या होता है, अगर किसी क्षेत्र से आपको बार बार सूचना चाहिए, जैसे मान लो आपका कोई न्यूज चैनल चलता है, तो अगर न्यूज चैनल वाले हो आप, तो आपको तो बार बार हर एरिया से सूचना चाहिए, तो क्या हर बार आप अपना व्यक्ति यहाँ से वहां सूचना लेने के लिए भेजोगे? ये तो मूर्खता होगी। तो क्या करें, जैसे आज तक वाले चैनल वाले वो क्या करते हैं, बिहार में उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया और उन्हें ट्रेनिंग दे दी और उन्हें अपना रिपोर्टर बना दिया। अब बिहार से जब भी सूचना चाहिए तो वो व्यक्ति सूचना भेज रहे हैं। ऐसे इन्होंने पंजाब में एक बंदा अपॉइंट कर रखा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रखी है, अपना रिपोर्टर बना रखा है। जब भी पंजाब से सूचना चाहिए होती है तो उस व्यक्ति से ये सूचना मांग लेते हैं। बात समझ गए? तो इसे कहते हैं स्थानीय संवाददाता विधि। ये दो विधियां और थी उधर पीछे, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। आ जाओ देखो, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत कितने होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। पहले ये क्लियर है सबको, द्वितीयक आंकड़े क्या है?
अगर अनुसंधानकर्ता आंकड़े खुद इकट्ठा नहीं करता है या गणक से नहीं करवाता, किसी और ने कर रखा था, वहां से मांग के ले आता है। कई बार ऐसा बच्चे करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाने को मिलता है स्कूल से, खुद नहीं बनाते, किसी और ने बना रखा होता है, वहां से खरीद के ले आते हैं, मांग के ले आते हैं, तो वो द्वितीयक प्रोजेक्ट फाइल है। तो वैसे द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो दो जगहों से आ सकता है, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। क्या फर्क है बेटा? देखो, जिस व्यक्ति ने इकट्ठा किया था, अगर वो इकट्ठा करके उसे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, सामान्य उपयोग के लिए, कि कोई भी निकाल सकता है, किसी न्यूज़पेपर में डाल दिया, किसी मैगजीन में डाल दिया, गूगल पे डाल दिया और वहां से आपने निकाल लिया, तो वो है प्रकाशित स्रोत। ठीक है। अप्रकाशित स्रोत क्या है? जिसने इकट्ठा किया है उसने इस डाटा को कहीं डाला नहीं है, अपने पास संभाल के रखा है, और अगर आपको चाहिए तो जाइए और मांग के लेके आइए, तो वो है अप्रकाशित स्रोत। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अगर सूचना इकट्ठा करने वाले व्यक्ति ने सूचना को कहीं पे जनता के लिए डाल दिया, गूगल पे डाल दिया, किसी बुक में प्रिंट करवा दिया, न्यूज़पेपर में डलवा दिया और आप वहां से लेके आ रहे हो, तो प्रकाशित। और अगर जिसने इकट्ठा किया उसने अपने पास रखा है, वो प्राइवेट एजेंसी है, किसी को आंकड़े देती नहीं है, ऐसे प्रकाशित नहीं करती, चाहिए तो जाके मांग के लेके आओ, तो अप्रकाशित। ठीक है, याद रखो, प्रकाशित में एग्जाम्पल है सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है, सेमी गवर्नमेंट मतलब एनजीओ भी बहुत सारे डेटा पब्लिश करती है। ठीक है, समितियां और आयोग जो होते हैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो भी प्रकाशन करती है। पत्र पत्रिका न्यूज़पेपर से ले सकते हो। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन जैसे इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, जैसे आईएमएफ है ना, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, तो ये भी समय समय पे अलग अलग संबंधित आंकड़े जो है प्रकाशित करती रहती है। तो ये प्रकाशित स्रोत है आपके पास। अप्रकाशित मैंने बता ही दिया कि अगर आपको चाहिए तो जाके मांग के लाना पड़ेगा, निजी संस्थाएं होती है इसमें ज्यादातर, और आपको जाके वहां से मांग कर लेके आना पड़ेगा। तो कर लो इसका भी स्क्रीनशॉट, प्रकाशित और अप्रकाशित का। ठीक है, चले बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा का पार्ट फर्स्ट पूरा हुआ। कल कलेक्शन ऑफ डेटा का पार्ट सेकंड लेके आऊंगा आपके लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अगर कुछ भी कमी रह गई है बच्चों, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, और प्लीज अच्छाइयों का भी कमेंट करो कि भाई तुम्हें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस वीडियो से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय श्री राम।